नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयनायोग के लिए पेट 2025 इसकी जो आपकी परीक्षा होने वाली है, इसके लिए एमसीक्यूज कर रहे थे। और आज हम लोग करेंगे पंचायती राज से संबंधित एमसीक्यूज। और आपको आपका जो सिलेबस दिया गया है उसमें पंचायती राज स्थानीय स्वशासन एक टॉपिक दिया गया है पॉलिटी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग कवर कर चुके थे, उसी के आगे शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में आ जाओ। कह रहा है कि भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा है कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र में विभाजित है। छोटे छोटे गणतंत्र में विभाजित है भारत की ग्राम व्यवस्था। ऐसा किसने कहा है? दरअसल ऐसा कहा है चार्ल्स मेटकाफ ने। याद रखिएगा, इनका नाम याद रखो और इनका ये डायलॉग याद रखो। भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र में विभाजित है। ये किसने कहा है? ये कहा है चार्ल्स मेटकाफ ने। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन, इसके फादर इसके फादर के बारे में आपको पता होगा। आपने बहुत सारी जानकारियां इनके बारे में ले रखी होंगी। इनका नाम है लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। लगभग ये 1880 से लेकर 1884 तक इनका कार्यकाल रहा है। और इसके अलावा इसी कार्यकाल के दौरान एक वर्ष आया 1882। ये 1882 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया गया था। इन्हीं के द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, और इसी वजह से इनको कहा जाता है पिता। काहे का पिता? स्थानीय स्वशासन का फादर। तो वापस आ जाओ अपने सवाल में। क्वेश्चन नंबर 52 में सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 53 देखो, 53 क्या कह रहा है? 53 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा आर्टिकल है जो राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है। कौन सा आर्टिकल है इनमें से? एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 40। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल है? ये है पंचायती राज संबंधी। और आपको पता होगा डीपीएसपी के बारे में। ये आर्टिकल कहाँ से है, कौन से भाग से है? डीपीएसपी वाले भाग से है, भाग 4। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या करता है। और इसी आर्टिकल 40 में पंचायती राज की बात की गई है। ठीक है, 53 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। अच्छा, पंचायती राज की शुरुआत जब की गई थी तो स्वतंत्र भारत में दो कार्यक्रम शुरू किए गए थे पंचायती राज के लिए, या हम कहें स्थानीय स्वशासन के लिए, या हम कहें ग्रामीणों को अधिकार उनके हाथ में देने के लिए। दो स्वतंत्रता के बाद कार्यक्रम शुरू हुए थे। एक कार्यक्रम शुरू हुआ था 1952 में, ये कार्यक्रम आपसे पूछा जाता है। और एक कार्यक्रम शुरू हुआ था 1953 में। ठीक है, 1953। ये दोनों ही कार्यक्रम आपको याद रखने पड़ेंगे। 52 में कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ था? इसको कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और एक कार्यक्रम शुरू हुआ था 1953 में। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? चलो वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 40। नेक्स्ट देखो, 54 नंबर, 54। अगला सवाल है 54, कह रहा है कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 40। ये राज्य को सार्थक कदमों के लिए परामर्श देता है। किसकी परामर्श देता है? आर्टिकल नंबर 40, ये अभी मैंने बताया था। ये पंचायती राज का परामर्श देता है और राज्य से कहता है पंचायती राज को लागू करिए। समान सिविल संहिता गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन, यही सही होगा। नगर पालिका भी गलत होगा। कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। बी पार्ट आपका सही होगा। ठीक है, 54 का बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि पंचायती राज को यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? पंचायती राज कहाँ पे है? क्या मूल अधिकारों में है? गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है? ये भी गलत है। नीति निर्देशक तत्वों में है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपसे ये नहीं पूछा है कि पंचायती राज कहाँ है। अगर यही पूछा जाता तो आंसर हो सकता है सी पार्ट हो जाता, क्योंकि आर्टिकल नंबर 40 में पंचायती राज की बात की गई है। लेकिन आपसे पूछ रहा है स्थानीय इकाई
के रूप में गठित किया गया है। तो गठित किस माध्यम से किया गया है? ये एक अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया है, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आंसर होगा डी पार्ट। ठीक है, डी फॉर डॉग। ये डी पार्ट सही उत्तर होगा। अच्छा, यहाँ पर आओ जरा, मैं कुछ बातें आपसे कर लूं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, सन कौन सा है? 1992। अच्छा, ये जो अधिनियम है, क्या मुझे बता सकते हो कि ये लागू कब हुआ? ये लागू कब हुआ? चूंकि पंचायती राज से संबंधित है, तो 24 अप्रैल 1993, 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक इसमें अनुच्छेदों को जोड़ा गया है? आर्टिकल है 243 से लेकर 243 का ऋण। इस इन आर्टिकल्स को जोड़ा गया है संविधान के भाग 9 में। टोटल कितने अनुच्छेद हैं? टोटल हैं 16 अनुच्छेद। ठीक है, 16 आर्टिकल्स हैं। और इसमें इस अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए हैं? तो पंचायतों को सौंपे गए हैं 29 विषय, याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि 1952 में जो एक कार्यक्रम शुरू हुआ था जिसका नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, आपने नाम सुना होगा इसका। ये शुरू कब हुआ था? 1992, 1952। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इस जस्ट वेट, मैंने गलत बोल दिया। ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है 1952 में शुरू किया गया था। ठीक, 1952 में तारीख कौन सी थी? 2 अक्टूबर। ये तारीख याद रखना, कभी कभी पूछ ली जाती है। क्या मुझे बता सकते हो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम कितने विकास खंडों में शुरू किया गया था? कितने विकास खंड थे? ये 55 विकास खंडों में शुरू किया गया था। और याद रखिएगा, एक प्रखंड में लगभग लगभग 100 गांव आते थे। 100 गांव एक खंड में शामिल किए गए थे। तो काफी बड़ा प्रोग्राम है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर हो जाएगा डी फॉर डॉग। 56 देखो, 56 में क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल। तृतीय तल का मतलब क्या है? ऊपर है केंद्र, सबसे ऊपर केंद्र, फिर इसके बाद स्टेट यानी कि राज्य, और तीसरी कौन सी सरकारें हैं? स्थानीय सरकारें यानी कि स्थानीय स्वशासन। और आपसे पूछा है कि ये स्थानीय स्वशासन यानी तृतीय तल, यही है तृतीय तल, ये कब जोड़ा गया था? ऑप्शन क्या कह रहा है? 1990 गलत है, 91 भी गलत है, 92 भी गलत है। हालांकि जो अधिनियम बिल आया था वो 1990, लेकिन आपसे पूछा है कि लागू कब किया गया, तो ये 1993 से लागू किया गया। ठीक है, 1993 से। तो 56 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 56 का सही उत्तर होना चाहिए 1993, डी फॉर डॉग। अब यहाँ 57, पंचायती राज और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? फिर से वही उत्तर हो जाएगा 1993। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा संशोधन अधिनियम है जो भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? ये है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? तो आपको पता होगा 73rd और 74th, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है। 73 में क्या है? इसमें है पंचायती राज और इसमें है नगर पालिकाएं। ठीक है, तो आंसर होगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, 59। 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला पढ़ो, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। 73वां हो 74वां हो, इसमें त्रिस्तरीय सरकारों का प्रावधान किया गया है। सेकंड में आ जाओ, कह रहा है कि यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नहीं भाई, ये व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है, ये गलत हो जाएगा, है ना। दरअसल ये अधिनियम बना के संविधान में ऐड किए गए हैं, तो दूसरा गलत है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देता है। ध्यान रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। 74वां जो है वो पंचायत शब्द यहाँ पर यूज नहीं होना चाहिए। अगर 74वां शब्द आ गया है तो नगर पालिकाएं यूज होना चाहिए। ठीक है, नगर पालिकाएं। तो यहाँ ये गलत होगा, तीसरा। तो केवल और केवल एक सही है। 60 देखो, 60 नंबर, कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है?
अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई ये पूछ रहा है आपसे, है ना? इसकी शुरुआत कब से हुई यही तो पूछ रहा है। 60, क्वेश्चन नंबर 60। जस्ट वेट, मैं आपको लिए चलता हूँ एक अधिनियम में। देखो, सरकार थी राजीव जी की, यानी राजीव गांधी जी की। राजीव गांधी की सरकार थी, और आप सबको पता होगा राजीव गांधी की सरकार ने 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था। हालांकि एक्ट ना कहो इसे, एक्ट तो बाद में बनेगा, इसे आप बिल कहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाए थे ये। लेकिन हुआ ये कि आपको पता होगा जब भी कभी बिल आता है, मान लीजिए ये बिल आया, ये बिल क्या बनेगा? अधिनियम बनेगा। अधिनियम ये कब बनेगा? जब ये बिल लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए, और इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास चला जाए, और राष्ट्रपति भी इसे स्वीकृति दे दे, तो ये बिल क्या बन जाता है? एक्ट। अगर इन तीनों में से कि कोई एक मुकर जाए और कहे कि हम भैया इसको पास नहीं करेंगे, तो फिर ये एक्ट नहीं बन पाएगा। याद रखिएगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? क्या ये एक्ट बन पाएगा अगर इन तीनों में से कोई एक मुकर गया तो? नहीं। इसी वजह से इन तीनों को मिला के संसद का निर्माण कर दिया जाता है। यही तीन संसद के अभिन्न अंग हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं तीन से संसद का काम क्या होता है? कानून बनाना। और इन्हीं तीन से कानून बनता है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के माध्यम से। तो ये बिल आया, 64वां संविधान संशोधन बिल, विधेयक। ये गया लोकसभा में, पास हो गया। फिर ये गया राज्यसभा में, पास नहीं हुआ। सरकार ने, कई सारे विपक्षी दल थे, उन्होंने आरोप लगाया राजीव गांधी सरकार के ऊपर कि आपने जो ये पंचायती राज व्यवस्था ला रहे हो, इसमें कई सारी कमियां हैं और आप जानबूझ के केंद्र को मजबूत बना रहे हो। लिहाजा ये बिल नहीं बन पाया, ये अधिनियम नहीं बन पाया था। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत होती है पंचायती राज की, वो 64वें संविधान संशोधन बिल से होती है, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। ठीक, तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? संवैधानिक स्तर किसका पूछ रहा है? ये पूछ रहा है पंचायती राज का। तो आंसर हो जाएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट देखो, 62। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन है जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो अभी मैंने आपको बताया था 73वां। ठीक है, आंसर हो जाएगा 62 का, 62 का सी पार्ट। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये पास भी हुआ था क्या? हाँ, ये पास हुआ था लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति के द्वारा, और इसके बाद फिर ये लागू हो गया था। देखो, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, गौर करना, ये जो 73rd है, ये लोकसभा से कब पास हुआ? इसके बाद फिर हम आपसे चर्चा करेंगे ये राज्यसभा से कब पास हुआ। फिर मुझे बताओ ये राष्ट्रपति से कब पास हुआ, यानी राष्ट्रपति ने इस अपनी स्वीकृति से कब दी, और इसके बाद फिर ये लागू कब हुआ। तो सबसे पहले मुझे बता दो लोकसभा से कब पास हुआ, फिर मुझे बताओ ये राज्यसभा से कब पास हुआ, इसे राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने अपनी स्वीकृति कब दी, और ये लागू कब हुआ। ये चार की चारों तारीखें आपके लिए महत्वपूर्ण है। लोकसभा से ये पास हुआ था पंचायती राज वाला संशोधन अधिनियम 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1992, 1992। राज्यसभा के पास पहुंचा, यहां से पास हो गया था 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर 1992। फिर इसके बाद ये पहुंचता है राष्ट्रपति जी के पास, यहां से ये पास हुआ 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल 1993। और इसके बाद ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1993। ठीक है, और ये 24 अप्रैल है, तो ये तारीख आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 22 दिसंबर 1992, 23 दिसंबर 1992, 20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी, और 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो? चलो, अच्छा, एक मैं आपसे पॉइंट और डिस्कस कर लूं। हमारे यहाँ नगर पालिकाएं कितनी हैं? अगर हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करूं 1992 की, तो क्या मुझे बता सकते हो हमारे यहाँ कितने प्रकार की नगर पालिकाएं हैं? नगर पालिकाएं, ये
तीन प्रकार हैं इसके, तीन प्रकार याद रखो। पहला प्रकार नगर पंचायत है, नगर पंचायत। दूसरा प्रकार क्या है? नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद। और तीसरा जो टाइप है वो है नगर पालिका निगम। ठीक है, ये क्या होते हैं, कब इनका गठन होता है, ये सारी बातें हमने आपको पंचायती राज में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप नोट्स निकाल के इनको पढ़िएगा। 62 62 नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। अब आ जाओ, हम आपको लिए चलते हैं 63 में। कह रहा है कि भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध ये किससे है? 73rd का संबंध केंद्र राज्य से तो है नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से भी नहीं है, संसद सदस्यों के वेतन और विशेषाधिकारों से भी नहीं है। ये आंसर होगा डी पार्ट, पंचायती राज व्यवस्था से। 64 में आओ। 64 में कह रहा है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के माध्यम से प्रदान किया गया है? आर्टिकल है 243, सबको पता होगा। 243, 243 ए, 243 बी, 243 सी, डॉट 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 243 हिंदी में बोले तो ड़ा, यहां तक फैला हुआ है। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ो जरा। 65 देखो, 65 नंबर। कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, अब इनको पढ़ो। अभिकथन ये कह रहा है कि 73वां जो संविधान संशोधन है भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ है। बिल्कुल सही है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। ये भी सही है, ये इसका सही कारण भी है। क्यों आधार स्तंभ है? क्योंकि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 65। 66 देखो, 66। कह रहा है भारत के संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये आप याद रखिए, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव थे, एज इट इज इनको याद कर लो। सी पार्ट सही हो जाएगा। 67 देखो, 67 में क्या कह रहा है? पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस आर्टिकल के तहत प्रदान की गई है? अच्छा, ये लिखा है एच। एच का मतलब क्या होता है? पंचायतों में हाई टैक्स लगाने की शक्ति, यानी करारोपण। करारोपण, पंचायतों के पास करारोपण की भी शक्ति है। ई फॉर क्या है? ई फॉर है ईयर, ईयर का मतलब है पंचायतों का कार्यकाल। और एफ क्या है? फेल, फेल यानी कि अयोग्यता, अयोग्यता। और जी फॉर क्या है? ग्रेट पावर, यानी शक्तियां, शक्तियां। ठीक है, पंचायतों को दी गई शक्तियां, तो 29 कार्य कहाँ पे हैं? ये शक्तियों में ही आते हैं, डी पार्ट सही होगा। 68 देखो, 68। ये क्या कह रहा है? कह रहा है संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है क्या? लो जरा। पंचायतों के नियमित चुनाव हो, बिल्कुल सही है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण हो, ये भी सही है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण किया जाए, ये भी ठीक है। 11वीं अनुसूची के, या हम कहें 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण हो, ये भी सही है। सारे के सारे सही हैं, यानी डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। 69 में आओ। 69 क्या कह रहा है? संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। ये किस में वर्णित हैं? 11वीं सूची में, 10वीं सूची में, 13वीं में, या फिर अन्य, जो भी ऑप्शन दिया हो। लेकिन यहाँ पे जो विषय हैं, पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले जो कार्य हैं, वो 11वीं अनुसूची में है। ए पार्ट इसका सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ, जस्ट वेट, एक मिनट। 69 क्या है इसका सही उत्तर? ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो। 70, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कुल कितने विषय दिए गए हैं? पंचायतों को कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 29। ठीक है, 29 विषय। अच्छा, ये जो 29 विषय है ना, इनको टोटल 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। 29 विषय हैं, और ये 29 विषय किस आर्टिकल में है? आर्टिकल है 243 का जी। ठीक, और ये जो 29 विषय हैं, इसे कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है? इसे 4 भागों में। ये जो 29 विषय हैं, इनमें कुछ विषय ऐसे हैं जिनको मूलभूत कार्य कहा जाता है। मूलभूत कार्य की श्रेणी में कुछ विषय डाले जाते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत डाले जाते हैं।
कुछ विषय 29 विषयों में ऐसे हैं जो कृषि और संबद्ध कार्य की श्रेणी में डाले जाते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो कि या हम कहें जिन्हें उद्योग की श्रेणी में डाला जाता है। वापस आओ जरा। 70 का सही उत्तर होगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 71। 71 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो पुस्तकालय तो है, ईंधन चारा है, तकनीकी परीक्षण भी है, लेकिन ग्रामीण खेल नहीं है। याद रखिएगा, ग्रामीण खेल ये गलत हो जाएगा। 72 क्या कह रहा है? 72 में कहा गया है भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 243 का ए, ये ग्राम सभा की बात करता है, ये गलत हो जाएगा। ग्राम सभा की बात करता है, ए फॉर असेंबली होता है ना। 243 का खा यानी कि बी, बी बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। ठीक है, पंचायतों का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। और दिया है एक सी, ये पंचायतों की संरचना की बात करता है, तो ये सही होगा सी पार्ट। 73 देखो, 73वां, 73 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध कौन बनाता है? ये बनाता है पंचायत, राज्य को दिया गया है, तो राज्यपाल तो बनाएगा नहीं, राज्य का विधानमंडल बनाएगा। कोई भी उपबंध बोले या कानून बोले, कानून हमेशा याद रखो केंद्र का संसद में बनेगा, राज्य का विधानमंडल में बनेगा, तो बी पार्ट सही होगा। 74 देखो, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध करता है। हाँ ठीक है। ग्राम सभा एवं इस ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। 74 पूछ रहा है ना, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर सी पार्ट देखो, प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य ग्राम स्तर पर, मध्य स्तर पर, जिला स्तर पर पंचायतों का गठन करेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखो, स्टेट के लिए साफ साफ कहा गया है कि अगर आपकी इतनी आबादी है तो आप 2 स्तरीय पंचायतों का गठन करो, अगर आपकी इतनी आबादी है तो फिर आप 3 स्तरीय पंचायतों का गठन करो। साफ साफ दिया गया है, यानी राज्य को छूट दी गई है कि वो कहाँ पर 2 स्तरीय हो पंचायत और कहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत हो, इसलिए ये गलत होगा। चौथे में आओ, ऐसे राज्य जिनकी आबादी 20 लाख से अधिक है। अब देखो आबादी का क्राइटेरिया दिया है, इसको भी याद रखना। 20 लाख से अधिक है, वे मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकते हैं। ऐसे राज्य जिनकी आबादी 20 लाख से अधिक नहीं है ना? नहीं दिया है, अच्छा मैंने गलत पढ़ा था। जिनकी आबादी 20 लाख से अधिक नहीं है, वो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकते हैं, ये भी सही है। सी गलत हो जाएगा यहाँ। 75 देखो, 75 कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय नहीं, त्रिस्तरीय हमारे पास है ना। हमारे पास जो पंचायती राज है, बलवंत राय मेहता साहब ने कहा था कि त्रिस्तरीय होना चाहिए। जैसे सबसे नीचे, इसके बाद मध्यवर्ती स्तर और उसके बाद जिला स्तर, यानी कि सबसे उच्च स्तर। तो द्विस्तरीय भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर दिया है स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ये दोनों गलत हो गए। इसमें आओ, ग्राम खंड जिला स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना, सी पार्ट सही होगा। चतुष भी गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 75 क्वेश्चंस थे हमारे पॉलिटी के। अब इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।